नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसके विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन का आज 23वां दिन है। वहीं आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें 23,000 पंचायत के किसान शामिल होंगे। कृषि कानून को लेकर पीएम मोदी यहां अपनी बात कह सकते हैं। इससे पहले बीते दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों को खुली चिट्ठी लिखी थी और आश्वासन दिए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के किसानों के नाम लिखे गए पत्र को पढ़ने की भी अपील की है। कि किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी के साथ में बीजेपी किसानों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है। किसानों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने देशव्यापी एक आंदोलन शुरू किया है, जिसमें बीजेपी किसानों को कृषि कानूनों के फायदे समझा रही है। और हाल ही में बीजेपी की तरफ से एक बुकलेट भी जारी किया गया है और जिसमें किसानों को अन्नदाता कहा गया है और इसको लेकर भी कई सारे जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं और उस बुकलेट में भी किसानों को समर्पित किया गया है। बयानबाजी है ना, इस पे मत करे तो ज्यादा बेटर है। राम मंदिर का हवाला इसमें मत दे तो ज्यादा बेटर है। ये तो एक इनका एक ही निशाना है कि किसान के खेती सुधार में कैसे कानून बनाए जा सकते, जो कौन से कानून अच्छे हैं कौन से नहीं अच्छे हैं। किसान सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और ये ऐसे बयान देकर कोई जरूरत नहीं उनको उनकी इसमें पढ़ने की। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी के साथ में अब किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि पीएम मोदी खुद सामने आकर उनसे बातचीत करे, तभी मुद्दे का हल हो सकता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के तहत आज मध्य प्रदेश में भी किसानों को संबोधित करेंगे, क्योंकि बीजेपी का जो देशव्यापी अभियान है कृषि कानूनों के फायदे समझाने का, उसके तहत ये कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है और वहीं टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार अभी भी समझाने की कोशिश कर रही है। तरह तरह की से कोशिशें की जा रही हैं किसान को समझाने की, लेकिन केंद्र की सभी कोशिशें नाकाम सी साबित हो रही हैं और वहीं किसानों की भी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और कई सारे उपाय हैं जो किसान अपना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी बातों को मनवाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कुछ किसान संगठन ऐसे भी हैं जिन्होंने केंद्र की बात से राजी हुए हैं और इसको लेकर भी किसान संगठनों में गुस्सा है। किसान संगठनों का कहना है कि वो किसान संगठन वो हैं जो कि बीजेपी के सपोर्टर हैं। किसानों के इस आंदोलन को लगभग 1 महीना होने को है और तभी से लेकर अब तक इस ठंड में भी किसान खुले आसमान के नीचे दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए राजीव तिवारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और आज भी किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल बताइए, लगातार कहीं ना कहीं 23 दिन हो चुके हैं किसानों को आंदोलन को और कहीं ना कहीं सरकार से अभी भी तो एक ही गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले, कृषि कानून को वापस ले, मगर अभी भी सरकार सिर्फ बीच का रास्ता निकाल रही है और कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश कर रही है कि इस कृषि कानून से कितना फायदा हो सकता है किसानों को। यहाँ तक कि कुछ किसान संगठन और गाँव जाके पंचायत लगाकर जो बीजेपी के जो नेता हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ किसान संगठन और गाँव के नेता जो है, कह सकते किसान जो है, वो अभी तक काफी हद तक इस बिल से सहमत भी नजर आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं किसान, वो अभी भी इसके लिए कहीं ना कहीं राजी नहीं है। वो इनका सीधा सीधा कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा हम हटने वाले नहीं है। मगर इसके अंदर अभी तक लगभग 20 लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि प्रदर्शन करते दौरान भी और कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंटों में भी। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से सरकार बार बार मनाने की कोशिश कर रही है कि किसान माने और अपना प्रदर्शन वापस ले, मगर अभी भी किसान उसी मांग पर अड़े हुए हैं। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो हटने वाले नहीं हैं। जी राजीव, दिल्ली बॉर्डर से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। इस कड़ाके की ठंड में किसान वहां पर बैठे हुए हैं, महिलाएं भी काफी ज्यादा हैं और कुछ बुजुर्ग किसान भी वो भी बैठे हुए हैं। कितनी कितनी परेशानी हो रही है उनको?
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगभग 23 दिनों से किसान जो है वो दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, यानी कि बॉर्डरों पर बैठे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को एक मैसेज दिया जा रहा था कि सरकार कानून वापस ले। मगर बात करें अब जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है और कहीं ना कहीं ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो ठंडी हवाएं हैं वो बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और दिल्ली के अंदर जो रहने वाले लोग हैं जो उन लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। मगर बात करें किसानों की, तो किसान भी आपको बता दें कि अभी राजीव से हमारा संपर्क टूट चुका है और इसी के साथ में वो अपडेट दे रहे थे किसानों को लेकर, जिस तरीके से किसानों को दिल्ली में परेशानी हो रही है। ठंड काफी ज्यादा है और वहीं दिल्ली का पारा भी काफी ज्यादा कम होता जा रहा है, तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है और वहीं 3 डिग्री से भी लगभग नीचे का तापमान दिल्ली में दर्ज किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि सुविधाएं वो कर रहे हैं अपने स्तर पर, लेकिन फिर भी किसानों की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। काफी ज्यादा जो बुजुर्ग किसान है वो भी वहां पर मौजूद हैं, जिनके लिए समस्या एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ठंड का ये मौसम है और किसान अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, एक खुले आसमान के नीचे इतने ज्यादा परेशान होने। राजीव तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, बेशक किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने किसानों ने कह भी दिया था कि लगभग हम हटने वाले नहीं है, चाहे हमें इसके लिए हमारी जान क्यों न चली जाए। मगर जिस तरीके से अभी भी कह सकते हैं, जो 20 किसानों की जान जा चुकी है और कहीं ना कहीं ठंड का कहर भी बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं महिलाओं और जो बुजुर्ग पुरुष हैं उनको खासी दिक्कतें होती, क्योंकि शरीर देखिए बेशक क्योंकि बुजुर्ग होते हैं और महिलाएं तो कहीं ना कहीं शरीर का जो उम्र का तकाजा होता है उसमें भी ठंड का। मैं टोरंटो कनाडा में रहता हूँ जी। तो हमने अपने जो बुजुर्ग यहाँ पे दिल्ली की सड़कों पे दिल्ली की सड़कों पे ठिठुर रहे हैं इस बोन चिलिंग विंटर के अंदर, उनके लिए हम गर्म कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जी। तो ये हमने सेवा ली है। कल से हम यहाँ पे मेडिकल कैंप भी स्टार्ट करेंगे और जो भी हेल्थ चेकअप होगा सब निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है, किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे जो भी दोस्त हैं सारे डॉक्टर जो उसको किसान आंदोलन को 22वां 23वां दिन है आज, सड़कों पर बैठे हुए ठंड में ठिठुर रहे हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच में बात नहीं बन रही है। इसको आप कैसे देखते हैं और आंदोलन का जो रूप होगा क्या होगा, आप किस तरीके से इनकी मदद करते रहेंगे और आगे क्या सोचते हैं आप? देखिए जी, ये आंदोलन दिन पर दिन इसकी जड़ें गहरी होती जा रही हैं। पूरी दुनिया में सब लोगों की सिंपैथी किसानों के साथ जुड़ गई है, क्योंकि जो सच है, जैसे हम हमारे देश में सत्य में भी जायते को हम मानते हैं, वो छुप नहीं सकता। 20-30 दिन तक दबा लिया, अब यूथ खड़ा हो गया है। अब देखें आप, मैं खुद मीडिया की जिम्मेवारी भी निभा रहा हूँ यहाँ पे कि सच के उजागर करने के लिए। यूथ खड़ा हो चुका है, सच सामने आकर रहेगा। और कुदरत, ये किसान है जो देश में 2 भगवान है जी, एक तो जो ऊपर है और एक ये है जो हमारे के पेट में खाना डालते हैं। तो अब भगवान के सामने क्या, जिंदाबाद। तो अब आप देखें कि कुदरत के आग, कुदरत तो झुक जाएगी जी। अब एक किसान को बस जीतने का टाइम है। जैसे पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट आई थी, उस टाइम पे भगत सिंह के पिताजी उन्होंने अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलके भारत माता सोसाइटी का निर्माण किया था, ठीक है ना। वो सरदार बंदे थे, वो कोई कम्युनिस्ट नहीं थे, वो भी भारत माता में बिलीव करते थे। उसी तरह से हम भी भारत माता में बिलीव करते हैं, अपने देश को ग्लोरी की तरफ लेके जाएंगे जी, ठीक है। और ये मोर्चा हम जीतेंगे, इसके सरकार को हमने झुकाना नहीं है। हमारी सरकार की जीत है, किसान की जीत में। आप सोचें, सारी किसान एकता, इतनी सारा किसान जुड़ गया है। अगर इसको सरकार चैनलाइज कर ले, हम हरी क्रांति से बड़ी क्रांति ले आएंगे, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का हम पेट भर देंगे। तो आप सोच के देखें कि सरकार को बात समझ आने में 2-3 लग जाएंगे। हो सकता है नए साल में जब आया है तो नए साल में नया आइडिया आ जाए, कोई सरकार को समझ आ जाए कि सारी एकता को हमने किस तरफ लेके जाना है। तो हम तो हमारी किसानों की जीत में सरकार की जीत है। बात समझनी है उनको, जब भी समझ आ सकती है, रात को भी आ सकती है, दिन में भी आ सकती है। सरकार का कहना है कि वो किसानों के साथ हैं, किसानों के पक्ष में है, और वो जो कानून जिससे किसानों को विरोध है, उनका कहना सरकार का वो बदलाव करने को तैयार है, उसमें बदलाव करने के लिए दे दिए हैं, लेकिन वो मना कर रहे हैं कि किसान जो कानून है उसको वापस नहीं लेंगे। उस पर आप क्या कहना? देखो जी, मैं आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तरह एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपको असाइनमेंट मिलती है करने के लिए, उसके अंदर 10 सवाल है, आपने एक सवाल गलत कर दिया, मान लीजिए आपने 6ठा सवाल 10 में से गलत कर दिया,
आपके टीचर बोलेंगे कि बेटे ये छठा सवाल गलत किया, इसको दोबारा बना के लाना, तेरी मैं असाइनमेंट दोबारा से वैल्यूएट कर दूंगी। अब सोचें कि एक बंदा है कोई मेरे जैसा नालायक, उसने 10 के 10 ही सवाल गलत कर दिए, तो उसका टीचर उसको क्या बोलेगी कि भाई ये सवाल नहीं चलेगी, असाइनमेंट नहीं लूंगी मैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये सारा ही कानून, बिल्कुल इसमें कुछ भी किसानों के हक का नहीं है, ये सारे कानून वापस होंगे। और जैसे पगड़ी सवाल जट्टा मूवमेंट में कानून वापस हुए हैं, अंग्रेज सरकार थी जब जो जुल्म करती थी हमारे पे, हमने उस सरकार को झुका दिया। ये सरकार तो हमने चुनी है, ये सरकार तो हमारी सरकार है, तो इस सरकार को हमारी बात क्यों नहीं माननी। मतभेद हो सकता है, हमारे अपने पिता के साथ मतभेद हो जाता है घर में, मेरे पिता के साथ 6 साल मतभेद चलता रहा कि तेरे को ये पढ़ाई करनी है, मेरे को करनी नहीं थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने पिताजी को गालियां देता था या मैं आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है। हम, सरकार हमारी है, सरकार हमारी बात मानेगी, और जब तक नहीं मानेगी तब तक हम धरने पे बैठेंगे और हम धरना नहीं छोड़ेंगे। ये कानून वापस करेंगे तब धरना खत्म होगा। अब ओरिजिनली पंजाब से है, लेकिन आपका प्रोफेशनल जो है सीधा यूएसए से, आप बता रहे हैं यूएसए से आप आए हैं, यूएसए में आप रहे हैं, वहाँ के किसानों को आप कैसे देखते हैं सरकार को? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया मेरे भाइयों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ये लोग बार बार बोलते, जिस तरह से 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन से लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई जो है वो जारी है। अब किसानों की बात करें तो किसानों की तरफ से 4 जो बड़े वकील हैं उनका एक पैनल जो है वो बनाया जा रहा है। बातचीत कर लेते हैं। सर, लगातार 2 दिन हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई जो है वो जारी है और आज कहीं ना कहीं एक राहत बड़ी खबर ये जरूर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती नजर आई है कि मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, और उस प्रोटेस्ट को जबरदस्ती नहीं उठाया जा सकता, उसको हम अवैध भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर समिति बनाने की बात की जा रही है कि समिति बनाए के अंदर बातचीत करे ताकि इस आंदोलन का कोई हल निकलता हुआ नजर आए। किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर, और क्या फैसला लिया गया है इन मीटिंगों के अंदर ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपरापक्ष किसान जत्थेबंदियां जो भी हैं वो मजबूती से रखती नजर आए? देखिए, हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, कुछ जयचंद सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हमारे को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत की उम्मीद हम तब करते जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते। हमारी कमेटी में निर्णय लिया है कि अभी इस मैटर को हम समझें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। बहुत सख्त तो सख्त शब्दों 'ਚ निंदा करते हैं। बिल्कुल कोई ऐसी उम्मीद नहीं सी भी SGPC ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਦਸਖਤ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ। ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿੱਦਣ ਚਲਾਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ SGPC ਚੋਣਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਰੋ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੂਠਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ BJP 'ਚ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ। ਉਖੜ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਿਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਖ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੱਖ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਨ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਲੀ ਨਿਕਲੂ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਦਮ ਕਿੱਡਾ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਦਾਣੇ ਧਰਤੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਦ ਨੂੰ ਵੱਢਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ, ਵਿੱਚੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੀ ਵਰ ਪੀਸਫੁਲ, ਵੀ ਆਰ ਪੀਸਫੁਲ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਪੀਸਫੁਲ। ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ है। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ਬਸ ਕਰੋ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के आज 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार ने दूसरी वर्षगांठ बेहद ही सादगी से मनाने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार वर्षगांठ के कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर वर्चुअल माध्यम से 18 दिसंबर को कई योजनाओं
और साथ ही विकास कार्यों का भी लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने गहलोत सरकार के 2 सालों के कार्यकाल को राजस्थान के राजनीतिक कालखंड में काले साल के तौर पर परिभाषित किया है। राजस्थान सरकार के जनसंपर्क विभाग ने आज के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ सादगी के साथ वर्चुअल माध्यम के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और साथ ही विकास कार्यों की सौगात देंगे। जनसंपर्क विभाग के मुताबिक राज्य स्तरीय समारोह शुक्रवार सुबह 11:30 बजे से आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों की योजनाओं, परियोजनाओं और साथ ही विकास कार्यों का शुभारंभ, लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाशित साहित्य का भी विमोचन किया जाएगा। 2 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की थीम 2 वर्ष जनसेवा के रखी गई है। और इसी के साथ में अधिक जानकारी के लिए संवाददाता भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार को राजस्थान में 2 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं आज के कार्यक्रम की? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अशोक गहलोत सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं और 24 प्रोजेक्ट के लोकार्पण आज किया जाएगा। और सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की है उसके लिए आज से और कल 2 दिन जितने भी मंत्री हैं उनको कार्यभार सौंपा गया है, जिसमें मंत्री बीडी कल्ला और गोविंद अपने डॉक्टर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिम्मा दिया हुआ है। वहीं शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भैया को कोटा और 12 झालावाड़ में ये पूरा मतलब जितने भी नेता हैं उनको हर जिले में उनको कार्यभार सौंपा गया है। जो सरकार के द्वारा 2 साल में जो उपलब्धियां हासिल की है उसको आम जनता तक पहुंचाना और सरकार ने क्या क्या काम किया है। कांग्रेस सरकार ने 2 साल में जितने भी अपने जनहित में जो काम किए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है, उसके बारे में ये आम जन को जानकारी देंगे। भवानी, कांग्रेस ने तो अपने जो साल थे उपलक्ष्य में जो आज की थीम रखी है कार्यक्रम की, वो है 2 साल जनता के नाम या फिर जनता की सेवा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये जो वर्ष का जो महोत्सव मनाया जा रहा है कांग्रेस का, उसको काले साल के तौर पर कहा गया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल जो है विपक्ष वो बिल्कुल निशाना कांग्रेस सरकार पर ने साधी है। उन्होंने कहा है कि एक तो कांग्रेस सरकार ने जो किसानों के लिए जो वादे किए थे ऋण माफी का, तो वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। और जितने भी वादे किए हैं कांग्रेस ने धरातल पर राजस्थान में, वो पूरे अभी तक नहीं हुए हैं। और बिल्कुल बीजेपी इन पे निशाना साध रही है कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में 2 साल काला है और इन पे जो आम जनता से जो विश्वास हासिल किया था और आम जनता को जो इन्होंने वादे किए थे वो अभी तक कांग्रेस सरकार ने पूरे नहीं किए। भवानी, एक बात ये भी है कि किसानों को लेकर कांग्रेस लगातार किसानों का समर्थन कर रही है और केंद्र पर निशाना साध रही है। लेकिन अगर राजस्थान के किसानों की बात की जाए तो राजस्थान के किसानों का ये कहना है कि उन्हें जो राजस्थान में भी उनकी फसल पर सही MSP नहीं मिल रही है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। और जो ऋण माफी की इन्होंने बात की थी वो अभी तक राजस्थान में पूरी नहीं हुई है। ऋण माफी को लेकर कांग्रेस सरकार जब चुनाव में आई थी और चुनाव में जो वादे किए थे वो अभी तक कांग्रेस सरकार ने पूरे नहीं किए किसानों के। तो अब आगे की रणनीति को लेकर भी कई सारे सवाल हैं भवानी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर कई सारे मन में, जनता को लेकर भी कई सारे सवाल हैं। जनता लगातार कांग्रेस को लेकर भी यही कह रही है कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। बिल्कुल, कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। और एक किसानों की बात, तो किसानों के साथ में कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस किसानों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन जो किसान है वो सीधे केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं कि उनमें संशोधन किया जाए। जो किसानों के हित में जो निर्णय लिया गया है उसमें ये वापस संशोधन किया जाए। उसको लेकर राजस्थान में भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं और उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। और जहाँ से भी किसान इकट्ठे हुए हैं वो वहीं पे बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन केंद्र सरकार अभी भी किसानों की सुनवाई नहीं कर रही। भवानी, अगर अभी भी कांग्रेस की राजस्थान की बात की जाए तो चाहे CM अशोक गहलोत हो या फिर सचिन पायलट या फिर कांग्रेस का कोई अन्य नेता, अभी भी ऐसा माना जा रहा है और ऐसी कई सारी खबरें ऐसी सामने आती हैं कि CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो आपसी जो छोटा मोटा जो तकरार थी वो अभी भी बरकरार है।
बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। राजस्थान कांग्रेस सरकार दो खेमों में बटी हुई है। एक तरफ सचिन पायलट का खेमा और एक तरफ अशोक गहलोत का खेमा है। ये दोनों बटी हुई है और इसका ही खामियाजा इनको ये जिला परिषद चुनावों में देखा जा रहा है और बिल्कुल दो खेमों में बटी हुई है। और इनमें ये है कि अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं और जो उपलब्धियां हासिल की है वो आम जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं और सचिन पायलट के जो नेता है वो अन्य अपनी ही बखान करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल भवानी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार आज दूसरी वर्षगांठ बना रही है और इसको लेकर जो कार्यक्रम है वो पूरा वर्चुअल माध्यम से होगा। बता दें कि राजस्थान सरकार को आज 2 साल पूरे हो चुके हैं और इसी के तहत आज कार्यक्रम भी मनाया जा रहा है और ये कार्यक्रम बहुत ही सादगी से होगा क्योंकि कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम किया जाएगा। और इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के राजस्थान में 2 साल को काले साल बताए हैं, तो वही कांग्रेस ने कहा है कि 2 वर्ष जनसेवा के जो थीम है वो रखी गई है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर पश्चिम बंगाल से है। केंद्र बंगाल सरकार में रार पैदा हो चुकी है। सीएम ममता बनर्जी ने एक बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि सीएम बनर्जी ने बैठक बुलाई है टीएमसी नेताओं के साथ। ये आपात बैठक सीएम ममता बनर्जी ने बुलाई है। टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं और इसके बाद से पश्चिम बंगाल और साथ ही केंद्र सरकार के बीच में जो रार है वो बढ़ चुकी है। सीएम ममता बनर्जी ने एक आपात बैठक बुलाई है जिसमें टीएमसी के सभी नेता शामिल होंगे और इसी के बाद में आपको ये भी बता दें कि टीएमसी से जो नेता थे, एक वरिष्ठ नेता माने जाते थे, काफी ज्यादा उनका जो वहां पर तवज्जो था, उन्होंने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से लगातार जो है टीएमसी की जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं। ममता बनर्जी भी लगातार जनसभाएं कर रही हैं और इसी के साथ में जो केंद्र के साथ में और ममता बनर्जी के साथ में जितनी भी जो रार है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।